हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इंग्लिश की एक और लेक्चर में। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यानी पिछली क्लास में हमने टेंस के बारे में जाना था। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उन 5 प्रकार के सेंटेंस में से 2 ऐसे सेंटेंस हैं जिनका यूज हम अपने टेंस में करते हैं। कौन कौन से? एक तो असर्टिव सेंटेंस जो कि 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इन्हीं 2 सेंटेंस का यूज हम अपने तीनों प्रकार के टेंस में भर भर के यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होती हैं, बहुतों को नहीं पता होती। लेकिन बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो और अगर अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहली वाली क्लास नहीं देखी, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वाले लेक्चर को देख लो। जब भी आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ पाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आज की इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ जो आप बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होते, जो इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी बनाना जानते ही नहीं है। कैसे वाक्य सर जी? जैसे बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कितनी रोटी खाते हो, आप कितना दूध पीते हो, आप किससे बात करते हो, आप किसके साथ बाजार जाते हो, आप किसके लिए काम करते हो, आप कौन सी बुक पढ़ते हो, आपको कौन पढ़ाता है, इस प्रकार के वाक्य। तो आज के इस लेक्चर में हम इस प्रकार के कुछ स्पेशल केस वाले प्रश्नवाचक सब वाक्यों को समझ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कितना कितनी का बेटा 2 तरह से यूज होता है। अगर आप किसी वस्तु को गिन सको, जैसे कितने आम, तो वहाँ लगाएंगे आप हाउ मैनी। उसके बाद आता है हाउ मच। हाउ मच का यूज हम बेटा वहाँ करते हैं जहाँ हम वस्तुओं को गिन नहीं पाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न वाक्य पूछ लिया जाए कि आप कितना दूध पीते हो, इसकी अंग्रेजी बनाओ, तो आप लगाओगे हाउ मच मिल्क। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आप कितने केले खाते हो, तो केलों को आप गिन सकते हो ना, तो हाउ मच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाउ मैनी। क्या लगाएंगे? हाउ मैनी। उसके बाद बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो, आप कौन से कपड़े पहनते हो, आप कौन से स्कूल में जाते हो, तो वहाँ हम विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पीटता है, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम हु का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक से हम इनको डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कितना कितनी वाले वाक्यों को जानेंगे, यानी हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, हाउ मेनी का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ आप वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मोहन कितने आम खाता है, कितने आम, तो आम तो मोहन गिन सकता है ना कि 1 आम खाता है, 2 आम खाता है, तो वहाँ हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। अगर मैं पूछूं कि मोहन कितना दूध पीता है, तो मोहन दूध को गिन नहीं सकता ना। जब किसी चीज़ को हम गिन नहीं सकते तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका? हाउ मच का प्रयोग करते हैं। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर इसका सूत्र बता दो हमें। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर इसका सूत्र बता दो हमें, ताकि हम आसानी से इस प्रकार के वाक्यों को बना सकें। तो आइए बच्चों, देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि आप कितने आम खाते हो, तो आपको क्या करना है? हाउ मेनी लगाना है। हाउ मेनी के बाद अगर आम आता है, कितने आम आते हैं, तो आम की अंग्रेजी लगाएंगे। रोटी आती है तो रोटी की अंग्रेजी लगाएंगे, जैसे हाउ मेनी लगाएंगे। उसके बाद नाउन। नाउन क्या होता है बेटा? जो कितना कितनी के बिल्कुल चिपक के आता है ना जो शब्द, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले रख देते हैं। जैसे कितनी रोटी खाता है, तो हाउ मेनी रोटी। कितने आम खाता है? हाउ मेनी मैंगो। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब डू या डज कब लगाते हैं बेटा? अगर बात कर्ता एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद हम उस कर्ता को रखते हैं, उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल ये है बेटा कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि मोहन कितने आम खाता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मोहन कितने आम खाता है, तो सबसे पहले आम, आम तो गिन सकते हैं ना, तो कितने की लगाएंगे? हाउ मैनी। उसके बाद ये जो नाउन है ना, ये आम के लिए प्रयोग हुआ है, हाउ मैनी मैंगोज। अब मोहन एक वचन है तो लगाएंगे डू या डज में से एक, यानी डज। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना, ईट। हाउ मैनी मैंगोज डज मोहन ईट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे बेटा, अगर आपसे ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जाए जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते, जैसे आप कितना चाय पीते हो, कितनी चाय पीते हो, कितना दूध पीते हो, कितना पानी पीते हो, ठीक है, कितनी सुपारी खाते हो, जैसे कितनी दारू पीते हो, ठीक है, तो वहाँ आप इन चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं ना।
इन चीज़ों को गिन नहीं सकते, इसलिए हम यूज करते हैं कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मच। उसके बाद नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यही सूत्र है। और बेटा ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। अगर पास्ट इंडेफिनिट पूछे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूछे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज आर एम में से कोई एक, पास्ट कंटिन्यूस पूछे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज वर। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये सूत्र का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। घबराना मत, परेशान मत होना, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार के किसी भी वाक्य को सब बना सकते हैं। ओके, जैसे तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना पानी पीते हो। तो कितना पानी, पानी को बच्चे गिन नहीं सकते तुम। जब गिन नहीं सकते तो कितना के लिए लगाएंगे हाउ मच, और पानी की स्पेलिंग रख देंगे वाटर, हाउ मच वाटर। उसके बाद तुम बहुवचन है ना, तो उसके लिए बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद तुम की स्पेलिंग यू, यानी करता है ना तुम, यू। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो। और बेटा ये इस प्रकार के वाक्य तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से करते रहते हैं ना, कि तुम किसके साथ बाजार जाते हो, इस प्रकार के वाक्य बना देते हो। लेकिन अंग्रेजी में भी तो बोलना आना चाहिए। अब बेटा दूसरा वाक्य है, तुम कितना काम करते हो। अब काम करते हो, काम को गिन तो नहीं सकते ना तुम। अब बेटा जब काम को गिन नहीं सकते तो क्या लगाएंगे, हाउ मच वर्क डू यू डू, हाउ मच वर्क डू यू डू। आइए कुछ अन्य प्रकार के वाक्यों के बारे में और समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कौन, यानी हु का प्रयोग। हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अब पूछने की दो तरीके होते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए या किसी काम को करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यह किसी व्यक्ति के काम करने के बारे में पूछ रहा है ना। तो हु टीचर्स यू, इसका सूत्र होता है बेटा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा हु, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना वाक्य, तो उसमें लगाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। और वैसे बेटा मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, तो जो हु का प्रयोग होता है ना, वो एक वचनकर्ता के लिए ही होता है। जब भी तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर एस लगाया है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल बेटा, तुम्हारी मदद कौन करता है, तो हु हेल्प्स यू। हु, कौन की स्पेलिंग रख देंगे हु, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगाएंगे, हु हेल्प्स यू। खाना कौन बनाता है, हु कुक्स फूड, या यहाँ पर आप आर्टिकल भी लगा सकते हो, कुक्स द फूड। जैसे यह काम कौन करता है, ये वाक्य आप बनाओगे, एस डब्ल्यू है आपके लिए। तुम तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, ये वाक्य भी आप ही बनाओगे। सूत्र मैंने बना दिया है, हु लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब बेटा हम एक अन्य प्रकार के वाक्य के बारे में जानेंगे। जैसे कौन सी वाले वाक्य तुमसे पूछ लिए जाते हैं और आप इन वाक्यों की अंग्रेजी नहीं बना पाते हो। जैसे कौन सी की बेटा लगाते हैं विच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एक वाक्य समझा रहा हूँ मैंने, पहले वाक्य समझाने के बाद मैं आपको सूत्र के बारे में समझाऊंगा। ओके बेटा, देखो बेटा, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि राम कौन सा खेल खेलता है, तो कौन सा खेल, तो सबसे पहले आप लगाओगे विच। कौन सा की होती है बेटा विच, और खेल की लगा देंगे गेम। उसके बाद डू या जज में से एक लगाएंगे। अब राम एक वचन है तो जज लगाएंगे, बहुवचन होता तो डू लगाते। तो विच गेम डज राम प्ले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब सूत्र समझ लो बेटा, जब भी कौन सी वाले वाक्य पूछे जाएं तो आपको विच लगाना है, इनकी अंग्रेजी। उसके बाद जो नाउन उसके जस्ट चिपक के आया हो, जैसे कौन सा खेल, तो खेल की लगा देंगे विच के बाद खेल की। कौन सी किताब है, तो विच बुक्स। उसके बाद डज या डू में से कुछ एक लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना बेटा। तो जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते, तुम वही किताब तो पढ़ोगे जो तुम्हें पसंद होगी बेटा, है ना। तो कौन सी की होगी बेटा विच, और बुक की, किताब की हो गया बुक। विच बुक डू, डू क्यों लगाया बेटा, कर्ता बहुवचन है। और तुम यू, पढ़ना की क्या होता है बेटा रीड, और क्वेश्चन मार्क। विच बुक डू यू रीड। आई होप आप इजीली समझ गए और आसानी से आप इस प्रकार के किसी भी वाक्य को बना सकते हो। जैसे तुम कौन सी आइसक्रीम खाते हो, है ना। तुम कौन सी साइकिल चलाते हो, तुम कौन सी बाइक चलाते हो। तो इस प्रकार के वाक्य आप आसानी से बना सकते हो। एक और वाक्य बेटा, तुम कौन सा फल नहीं खाते हो। नेगेटिव वाक्य तो बन सकता है ना,
तो विच फ्रूट डू यू नॉट ईट, बस नॉट का प्रयोग बेटा हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है, सब्जेक्ट यू और नॉट। आइए कुछ अन्य प्रकार के वाक्यों के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि तुम किसके लिए काम करते हो, तुम किसके साथ बाजार जाते हो, तुम किससे बात करते हो, तुम किसको बुलाते हो, है ना, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इस प्रकार के वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत ही आते हैं बेटा, है ना। लेकिन आपको ये कोई बताता नहीं है, ना ही आपके स्कूल में कोई बताता, ना ही आपको जहाँ आप कोचिंग करने जाती हो वहाँ भी कोई नहीं बताता। लेकिन आप घबराओ मत, मैं यहाँ आपको एकदम आसान तरीके से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तो बेटा ये रहा आपके इस प्रकार के सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का रामबाण तरीका। देखो बेटा, अगर आपको किससे, किसको, किसके साथ, किसके लिए, इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों के साथ कोई वाक्य बना के दिया जाए, जैसे तुम किसके साथ बाजार जाते हो, तुम किसके लिए काम करते हो, तुम किससे बात करते हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रामबाण तरीका, रामबाण सूत्र बनाए रखे हैं, जो आपको बहुत आसान तरीके से किसी भी वाक्य को बनाने में मदद करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने हिंदी लिखी है, यहाँ पर इनका इंग्लिश स्ट्रक्चर है, कैसे बताना है, कैसे बनाना है कोई वाक्य। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा। जैसे तुम किससे बात करते हो, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। और किससे बात करते हो तो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, प्रश्नवाचक शब्द है ना किससे, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो किससे की स्पेलिंग होती है बेटा होम, क्या होती है होम, क्या होती है बेटा होम, ठीक है। तो होम और तुम के साथ लगाएंगे क्रिया की हेल्पिंग वर्ब और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम के साथ क्रिया की तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है, होम या वॉट लगा के, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कुछ एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे होम डू यू टॉक टू, होम डू यू टॉक टू, तुम किससे बात करते हो, किससे, किस लिए, ये लिखा है ना, ये सूत्र है मैंने बनाया है कि किसके लिए होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप विद, फ्रॉम या टू में से कोई एक चीज़ लगा दो, तो यहाँ मैंने टू लगा दिया। जैसे बेटा एक और एग्जाम्पल समझो। जैसे वह किसको बुलाता है, तो किसको के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र बनाया है होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम वह किसको बुलाता है, तो किसको के लिए लगा देंगे बेटा होम, उसके बाद वह के साथ लगाएंगे डज, उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, और क्रिया बुलाना की क्या है बेटा कॉल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, होम डज ही कॉल। बेटा अगला वाक्य है तुम किसके साथ खेलते हो, है ना, ऐसा भी तो प्रश्नवाचक वाक्य बन सकता है ना कि तुम किसके साथ खेलते हो। तो किसके साथ की बेटा लगती है विद हुम, क्या लगाते हैं विद हुम। और किसके लिए की लगाते हैं बेटा फॉर हुम, किसके साथ तो विद हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कुछ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर समझना बेटा, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्नवाचक वाक्य, तो विद हुम लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वाक्य बन के आता है किसके लिए काम करते हो, किसके लिए, तो लगाएंगे फॉर हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। बेटा आ रहा है ना समझ में। अब आइए वाक्य पे अप्लाई करके देखते हैं और धीरे धीरे इन वाक्यों को समझते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, तुम किसके साथ खेलते हो, तो किसके साथ लगाएंगे विद हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि बहुवचन करता है ना तुम के साथ डू लगेगा, उसके बाद तुम की अंग्रेजी सब्जेक्ट यू है ना, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यानी विद हुम डू यू प्ले। अब अगला वाक्य तुमसे कोई ये पूछ ले कि वह किसके लिए काम करता है, तुम ही अपने गाँव में किसी से ही पूछ सकते हो कि मेरा दोस्त किसके लिए काम करता है, तो कैसे बनाओगे फॉर होम, किसके लिए की लगाओगे बेटा फॉर होम डज, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना डज, क्यों, क्योंकि वह एक वचन है। फॉर होम डज ही वर्क, फॉर होम डज ही वर्क, वह किसके लिए काम करता है। बच्चे किससे सीखते हैं, अब किससे, किससे की स्पेलिंग मैंने अभी आपको बताई है, किससे की स्पेलिंग होती है बेटा होम, होम डू चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे डू, होम डू चिल्ड्रन लर्न, उसके बाद लगा देंगे फ्रॉम। अब किसी से सीखते हैं तो किसी दूसरे से ही तो ग्रहण करते हैं ना बेटा, किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वहाँ लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है बेटा। राम किसके साथ बैठता है, अब बेटा राम किसके साथ बैठता है ना, किसके साथ, तो विद हुम डज राम, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिट।
तुम किससे पूछते हो मेरे बारे में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वह नहीं बताएगा। तो तुम किससे पूछते हो, तो किससे की हो गया बेटा, whom डू यू आस्क। लड़की किससे डरती है, लड़की किससे डरती है, इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने आने चाहिए। तो whom डज द गर्ल फियर, ठीक है। एक एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो जनरली आपसे पूछा जाता है। आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हो या आप शादी ब्याह में जा रहे हो, तो वहाँ आपसे आपके रिश्तेदार क्या पूछते हैं, आप तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना, तुम किस गांव में रहते हो, ठीक है, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, इस प्रकार के वाक्य आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए बेटा एक आपसे शब्द, आपको शब्द के बारे में पता होना चाहिए, किस डॉट 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 में। जैसे इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इन विच, उसके बाद जो नाउन है उसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज में कुछ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यानी तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो किस और कक्षा में, ये जो बीच में शब्द आया था ना कक्षा, तो किस में की लगाएंगे इन विच, उसके बाद इस कक्षा की स्पेलिंग लगा देंगे क्लास, उसके बाद तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, उसके बाद तुम की यानी सब्जेक्ट रख देंगे यू, और पढ़ना की होता है बेटा स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब मैं एक वाक्य दे दूँ, तुम किस गांव में रहते हो, तुम, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, तुम किस गांव में रहते हो। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया ना बेटा। क्या पूछ रहा है, किस गांव में, तो किस और में की लगा देंगे बेटा इन विच, इन विच, इन विच, और जो गांव शब्द बीच में आया है ना इनके, तो इसे यहाँ रख देंगे साथ ही इनके, इन विच विलेज। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज में से, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा बेटा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिव, क्वेश्चन मार्क, इन विच विलेज डू यू लिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज हमारा इस दूसरे वाले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। और बेटा हाँ, इन बातों को ध्यान में रखना, इस प्रकार के वाक्य न केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछे जाते हैं, बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, किसी भी टेंस में पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा बस। यहाँ पर ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाएंगी बस, और कुछ नहीं बदलेगा। डू या डज की जगह पे इज आर एम आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, डिड आ जाएगा, हैड आ जाएगा, विल, शैल, ये बदलेंगे और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी बेटा, सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे, उसके पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ बेटा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर आप अपने ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को, खासकर टेंस वाले पोर्शन को मजबूत करना चाहते हो, तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर पहुंचता रहे, है ना बेटा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।